तो आज की हमारी क्लास कौन सी है? आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 27। इसके पहले 26 क्लासें डिस्कस करी है। आप पीछे क्लास से जाके एक बार देख लीजिए तो ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है ITI एग्जाम जो 2023 में है उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर हासिल करना, उसी के उद्देश्य से ये क्लास चलाई जा रही है। इस क्लास से संबंधित आपको PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट फ्री में देना है, तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है विच टाइप ऑफ वाट मीटर, किस प्रकार का वाट मीटर है। तो आप बता दें वाट मीटर पहचान के लिए हम उसकी पहचान करते हैं एलिमेंट हमारा कितना दिया हुआ है, एक एलिमेंट ये दिया हुआ है, एक एलिमेंट हमारा ये दिया हुआ है। हम पावर मेजरमेंट करते हैं, 3 फेज पावर मेजरमेंट करते हैं 2 वाट मीटर मेथड से, तो वही दिखाया गया है। 3 फेज पावर मेजरमेंट कर रहे हैं 2 वाट मीटर मेथड से। और यहाँ पे आपको क्या दिखाया, एलिमेंट पूछा है, तो एलिमेंट की तरह देखो आपके 2 एलिमेंट दिखाए गए हैं, तो 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर मेथड। कौन सा है? 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर मेथड। उसके बाद दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? देखो आपके 2 प्रकार की डैम्पिंग होती है, मूविंग क्या बोलते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, एक होती है ईडी करंट डैम्पिंग। 2 डैम्पिंग आपकी बेसिकली होती है। तो आप में से पूछा है कि किस प्रकार के उपकरण का वायु घर्षण मतलब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में हम कौन सा यूज करते हैं? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम किस में यूज करते हैं? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में। अगर बात करें मूविंग कॉइल की तो ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मूविंग आयरन टाइप। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज हम किसमें करते हैं? मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। डायनोमीटर में भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डायनोमीटर का क्या होते हैं, दोनों अरेंजमेंट होते हैं। तो इसलिए जो मतलब ज़्यादा सही कौन सा होता है क्वेश्चन, तो वही पहचानना होता है। तो इसमें हम कौन सा करेंगे? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क विथ न्यूट्रल कनेक्शन। उदासीन संयोजन किस प्रकार की ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? देखो न्यूट्रल कनेक्शन, विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क विथ न्यूट्रल कनेक्शन। हमारा जो एनर्जी मीटर है न्यूट्रल के साथ किस प्रकार से काम करता है? देखो दिया है 3 कला 2 अवयव, 3 कला 3 अवयव, सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट। तो इसमें देखिए आपका जो एनर्जी मीटर होता है किस प्रकार होता है, आपका जो एनर्जी मीटर होता है वो किस प्रकार होता है। देखो आपका एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर आपने देखा होगा नॉर्मल जो घरों में होता है, आपने इस तरीके से देखा होगा एनर्जी मीटर। ठीक, तो अब देखो जैसे आपके 2 तार आते हुए हैं, कौन से आते हैं, आपका जो पोल होता है घर में सप्लाई जो आती है उसमें कौन से 2 तार आते हैं? आप देखते हैं फेज न्यूट्रल या सप्लाई आती है ना आपकी, आपने देखा होगा। तो देखा उदासीन संयोजन मतलब न्यूट्रल के साथ में कौन सा होता है? सिंगल फेज सिंगल वायर होता है ना, आपने वो सिंगल फेज विथ न्यूट्रल आपने देखा होगा। सिंगल फेज हमारा कनेक्शन कैसा होता है? फेज और न्यूट्रल के साथ होता है ना सिंगल फेज कनेक्शन। सिंगल फेज कनेक्शन किसके साथ होता है? फेज और न्यूट्रल के साथ कनेक्शन होता है। तो वही पूछा हुआ है विच टाइप एनर्जी मीटर वर्क विथ न्यूट्रल कनेक्शन। न्यूट्रल कनेक्शन के साथ कैसे काम करता है? तो न्यूट्रल कनेक्शन के साथ सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट के तरीके काम करता है। किसके तरीके काम करता है? सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट के तरीके काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। पहले तो फ्रीक्वेंसी मीटर जान, जैसे हमारा जो अल्टरनेटर का प्रचालन करते हैं ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटर, 2 अल्टरनेटरों को समांतर में प्रचालित करते हैं, तो वहाँ पे जो है यूज करते हैं किसको? फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए। ऐसी डिवाइसों का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे बैलेंसिंग करना होता है, जब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर के रूप में यूज करते हैं। और दिखाया गया जो है आपको व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, तो यह कौन सा है? मैकेनिकल रिजोनेंस टाइप है। कौन सा है? ये मैकेनिकल रिजो टाइप्स है। क्या करता है? फ्रीक्वेंसी मीटर है। किसको मेजर करता है? फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। क्या करता है? फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। और ज़्यादातर इसका यूज क्या बताया ना आपको, जैसे अल्टरनेटर वगैरह होते हैं वहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे ये सब ऐसा फ्रीक्वेंसी मीटर लगा हुआ होता है। आप कभी देखिएगा लैबों में जाकर, तो क्या करता है? फ्रीक्वेंसी बैलेंस करता है। इसमें ये आपकी ऐसे ये दोनों आप ये देखिए यहाँ पे जो दिखा हुआ है यहाँ पे वाइब्रेशन होता रहता है। आप जब कभी इन प्रैक्टिकल कभी जाइए देखिएगा तो हमारी बात को आपको सही मिलेगी। जब वाइब्रेट करते रहते हैं आप गौर से देखिएगा, पहले आपको समझ में नहीं आएगा, जब गौर से देखेंगे तो बैलेंस और इनबैलेंस कंडीशन दोनों का पता आपको चल जाएगा। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में संवेदनशीलता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, जैसे बताया ना, सेंसिटिविटी
की इकाई क्या है? यंत्रों में संवेदनशीलता, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? अब जैसे आप ओम मीटर की बात करें तो ये किसकी होती है? रजिस्टिविटी की होती है। ओम पर मीटर, वोल्ट पर, ये किसका होता है? आप जो आप जानते हैं ये किसका होता है? आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, I बराबर V/R, इससे भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद पूछा हुआ है कि यंत्रों में, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ यंत्रों में, देख क्या पूछा है? यंत्रों में, डिवाइसों में। किसमें पूछा? डिवाइसेस हमारी जो होती हैं, डिवाइसेस। डिवाइसेस में सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी डिवाइसेस में हमारी क्या होती है? सेंसिटिविटी में की इकाई क्या है? अब जो हमारी डिवाइसों में सेंसिटिविटी होती है, देखो ज़्यादातर हमारी जो लोड वाली होती हैं, लोड वाली जो हमारी डिवाइस होती हैं, जैसे कि अभी देखो यहाँ, अब ये दिया हुआ है यंत्रों में संवेदनशीलता दिया हुआ है। अगर हम यंत्रों के साथ साथ कहीं लिख दिया होता डिजिटल यंत्रों में तो फिर केस दूसरा हो जाता, तब उसके लिए हम कुछ और बताते। लेकिन यहाँ पे दिया है यंत्र, यंत्रों का मतलब कोई भी होता है। तो हमारा कोई भी यंत्र होता है तो उसमें क्या होता है? सेंसिटिविटी उसके सेंसिटिविटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? उसका पर्टिकुलर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है और कितने उसमें क्या बोलते हैं, कितना वोल्टेज के लिए रेटेड किया गया है। तो इस दोनों पे मतलब बेसिकली जो स्पेसिफिकेशन होता है, रेटेड किए जाते हैं, किस पे उसकी सेंसिटिविटी किस बात पर डिपेंड करती है? उसके ओमिक रेजिस्टेंस पे और उसकी वोल्टेज रेटिंग पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओम पर वोल्ट। ठीक, और ये जो दिया हुआ है आप इसको जानते हैं। अगर इसकी बात करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? ओम मीटर आप जानते हैं किसके लिए होता है? रजिस्टिविटी के लिए होता है। R = रो एल बाई, ये आपने पढ़ा होगा। अगर रो को बाहर ले लेंगे, रो को बाहर ले लेंगे तो ये क्या बोलते हैं, रो को बाहर ले लेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा ना, आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है फिलहाल? ओम पर वोल्ट। संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? ओम पर वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एल्युमिनियम डिस्क में सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम में, ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे, हमने कल बताया था। व्हाई 2 स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्युमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर? Why 2 straight holes are provided in the एल्युमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर? एनर्जी मीटर की जो एल्युमिनियम डिस्क होती है उसमें दो होल, दो छिद्र क्यों करते हैं? दो होल, दो छिद्र इसलिए करते हैं ताकि कभी कभी एनर्जी मीटर पर लोड नहीं होता, उसके बाद भी वो रेंगता रहता है, मतलब उसमें उसकी रोटेट करता रहता है, मतलब उसमें गति होती रहती है। क्रीपिंग एरर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रीपिंग एरर। तो कहीं दिया होगा टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर, टू प्रिवेंट द फ्लक्स लीकेज, टू पावर फैक्टर करेक्शन, टू रिड्यूस द डिस्क वेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर। टू अरेस्ट द क्रीपिंग एरर क्या करता है? क्रीपिंग एरर को कम करता है या नियंत्रित करता है, खत्म करता है। ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उसकी जो क्रीपिंग एरर है उसको हम कम कर सकें। उसके बाद दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? यंत्र, यंत्र का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट? हमने कल आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं दो प्रकार के अगर देखा जाए, एब्सोल्यूट मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट और जो होते हैं आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं आपके? ये आपके साथ सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। अगर इन तीनों की बात करी जाए तो ये आपके कौन से हैं? द्वितीयक। ये कौन से हैं आपके? द्वितीयक, द्वितीयक। ठीक, द्वितीयक उपयंत्र, द्वितीयक उपयंत्र, द्वितीयक उपयंत्र या द्वितीयक यंत्र, जो भी बोलिए। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ये हो गए। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन आते हैं? जैसे आपके अमीटर, वोल्ट मीटर, जिनके द्वारा हम, जिन पॉइंटर के द्वारा, जिनके थ्रू, जिनके मतलब जिनमें जो पॉइंटर होता है उसके थ्रू हम लोग वैल्यू या मतलब कोई स्पेसिफिक रीडिंग जो है स्पेसिफाई करते हैं या उसे नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। मतलब जो भी पाठ्यक्रम हमें मिलता है कि इंडिकेटर के माध्यम से मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपका अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जैसे मतलब पेन और ग्राफ जैसे होता है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल वगैरह में ईसीजी मशीनें वगैरह जो होती हैं इलेक्ट्रोकार्डियो वाली, तो वहाँ पे इस सिस्टम को यूज किया जाता है। पेन और ग्राफ पर जो है पॉइंट अपना जो है मूव करके पर्टिकुलर उस जितना मतलब उसको जो चीज़ उसे फाइंड आउट करनी होती है उसको फाइंड आउट करता है, उसके बाद फिर जो है बाद में रिप्रेजेंट करता है ये। उसके बाद आपका क्या बचा? इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एनर्जी मीटर। कौन सा है? एनर्जी मीटर। आपका जो ऊर्जा मीटर आपके घर में लगा हुआ है, एनर्जी मीटर जो आपके घरों के बाहर सप्लाई आती है, जो मीटर लगा हुआ है, ये किसका उदाहरण है? इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है। लेकिन जो फिगर दिखाया गया है ये कौन सा है? ये एब्सोल्यूट मेजर का। इसका यूज कहाँ पे होता है? कैलिब्रेशन वगैरह में करते हैं, लैबों में इसका यूज होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट।
क्या है, इसका यूज कहाँ होते हैं, लैबो आप ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन कैलिब्रेशन में इसका यूज मैक्सिमम होता है, आसांकन बोलते हैं कैलिब्रेशन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। देखो, मेक द नीडल मूवमेंट फास्टर, सुई की गति को तेज करता है। हेल्प द डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट एज फास्ट, विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है, सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाता है। अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, जो हमारी चल कुंडली होती है, चल कुंडली में डैम्पिंग, देखो हमारे पास कॉइल जो होती है कौन सी होती है, आपने देखा हो चल कुंडली मूविंग कॉइल जो दी हुई आपकी, मूविंग कॉइल किसमें होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, देखो उस प्रकार बताते हैं, उसमें दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है आपका टीडी, एक होता है टीसी। टीसी होता है आपका कंट्रोलिंग टार्क, ये होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क। ये कौन सा होता है, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, और ये आपका कंट्रोलिंग टार्क होता है, ये आपका कंट्रोलिंग टार्क होता है, ये आपका कंट्रोलिंग टार्क होता है। अब देखो जैसे ही उस पर प्रेशर लगा, उसकी जो फास्फर ब्रांच होती है, फास्फर ब्रांच की जो उसकी होती है स्प्रिंग बनी हुई होती, कल हमने बताया था, तो क्या करेगा कंट्रोलिंग टार्क, क्या करेगा पॉइंटर को जीरो से जितना उसे फोर्स मिला, तो वहाँ से क्या बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या करेगा, जैसे ही उसे उसमें फोर्स मिला या उसे करंट मिली, जो आपका मीटर वोल्ट मीटर कुछ भी है वोल्टेज मिला, तो क्या करेगा उसे जीरो से डिफ्लेक्शन होगा, किसमें, जो आपका पॉइंटर है, जो आपका पॉइंटर है उसमें डिफ्लेक्शन होगा। अभी देखना ये आपका पॉइंटर है, यहाँ पे जीरो पे है, ठीक। अब यहाँ पे क्यों, अब देखो टीडी लगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगा, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से डिफ्लेक्ट करके जैसे यहाँ आ गया, सपोज डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ से डिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे आ गया। अब देखो तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो लगा, इसे क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेंगे ना। अब देखो, अब जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टार्क हमने जैसे ही फोर्स हटा दिया, या वोल्टेज सप्लाई या कुछ भी जो सोर्स दे रहे हैं जिसके कारण से ये डिफ्लेक्शन हुआ था, अगर उसे हटा ले तो वापस से इसे अपनी पहली पोजीशन में आ जाना होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अगर ये वापस से अपनी पोजीशन में आता है, फिर से वापस में पोजीशन में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टीसी, इसे हम बोलते हैं टीसी कंट्रोलिंग टार्क, इसे क्या बोलते हैं टीसी। लेकिन जैसे ही हमने टीडी दिया और हमने ये उम्मीद की, मतलब हमने वोल्टेज सप्लाई दी, हमें 5 वोल्ट मेजर करना है, तो जैसे ही हमने इसको दिया टीडी, तो यहाँ पे 5 वोल्ट पे आया, 5 वोल्ट पे आके 5 वोल्ट पे आके वहीं पे रुक जाए, ना तो इधर जाए ना इधर जाए, ना 6 की ओर जाए ना 4 की ओर आए, तो क्या होगा 5 वोल्ट जैसे ही आप जाएगा वहीं पे जाके रुक जाए, तो क्या होगा। अब इसके लिए कौन सी फोर्स जरूरत है, इसके लिए हमें डैम्पिंग फोर्स की आवश्यकता है। मतलब कि जैसे आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, सामने से एक दीवार है, तो आपको एक बार, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बाउंड्री लाइन होती है, आप देखे होंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल वही बता रहे हैं। जैसे ही आपको बाउंड्री बचानी हुई होती है, तो आपको दौड़ के जाना होता है, तो अपने आप को भी बाउंड्री को उस पार जाने से बचाना है, कब तक, जब तक गेंद आप अंदर ना कर दें, ठीक है ना, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको गेंद अंदर नहीं करनी है, उसके बाद ही बाहर जानी है। अगर गेंद के साथ बाहर जाएंगे तो फिर उसको विपक्षी टीम को 4 रन मिल जाएंगे। तो वही चीज़ है, तो वहाँ पे आपको जो मतलब कि एक आपको ऐसा फोर्स देना है कि गेंद बाउंड्री को छूने ना पाए, गेंद बाउंड्री के अंदर ही रहे, आपको पकड़ लेनी है। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब कि उस ऑसिलेशन, मतलब बाउंड्री वाले ऑसिलेशन पे ना पहुँच पाए, उस पर पहले ही आपको रोकना है। तो एक प्रकार से कहें हैं कि वहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होने देना, उस ऑसिलेशन को पार नहीं करना है। तो वहाँ पे क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स आता है। डैम्पिंग आपकी 3 प्रकार की कंडीशन लाती है। कौन सी 3 प्रकार की कंडीशन लाती है, 3 प्रकार की कंडीशन लाती है, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प और क्रिटिकल डैम्प। अंडर डैम्प का मतलब होता है लो अवमंदन, और ओवर डैम्प का मतलब होता है अति अवमंदन, क्रांतिक, और उसके बाद होता है क्रिटिकल। 3 डैम्पिंग होती है, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, और अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प। 3 प्रकार की आपकी डैम्पिंग होती है। हिंदी में अति अवमंदन, न्यून अवमंदन और क्रिटिकल डैम्पिंग का क्रांतिक अवमंदन, ठीक है। अति अवमंदन देख लीजिए, न्यून अवमंदन, न्यून अवमंदन, और उसके बाद सेकेंड होती है न्यून अवमंदन के बाद अति अवमंदन, अति अवमंदन, और एक होती है क्रांतिक, एक होती है क्रांतिक, ठीक। अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प, 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मापना है, तो 5 वोल्ट पे ही जाके रुक जाए, ऑसिलेशन फिर इधर उधर ना हो। तो उस समय जो हमें डैम्पिंग का यूज करते हैं, तो कौन सी होती है वो हमारी
आपने देखा ना, सबसे अच्छी कौन सी होती है, हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग मोस्टली यूज करते हैं। न्यून अवमंदन और ये बहुत कम अवमंदन है, अंडर डैम्प है वो है हमारी ओवर डैम्प। तो हम बीच मतलब कि हमें ना अंडर डैम्प चाहिए ना ओवर डैम्प चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें क्रिटिकल डैम्प चाहिए। ये तो वही आपके जानकारी के लिए बताया हमने, बाकी इस क्वेश्चन से इसका संबंध है किस प्रकार हम बता रहे हैं। अब पूछा अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, तो उसी नीडल को ऑसिलेशन ना हो, उसी नीडल के पास जो ऑसिलेशन ना हो, हमें जो है 5 वोल्ट पर्टिकुलर मेजर करने के लिए जो जिसके लिए हमने उसको सप्लाई सोर्स दिया है कि हमें 5 वोल्ट मेजर करने हैं, तो वहाँ पे जो ऑसिलेशन ना हो, विदाउट ऑसिलेशन, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो, हमें सीधे 5 वोल्ट मेजर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन। दोलनों के बिना सुई की गति को नियंत्रित करना, क्या बोलता है, दोलनों के बिना, अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, उसमें किसी प्रकार का दोलन ना हो और उसकी नीडल पे, उसके पॉइंटर पे हम कंट्रोलिंग पा जाएं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शाफ्ट आयरन कोर इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शाफ्ट आयरन कोर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शाफ्ट आयरन कोर इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या आयरन है। देखो दिया हुआ है शाफ्ट आयरन कोर, नरम, मूविंग कॉइल में क्या दिया है, स्ट्रेंथ द डिफ्लेक्शन फोर्स, कंट्रोल द नीडल मूवमेंट, प्रोवाइड द विथ मैक्सिमम, प्रोवाइड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स एक समान वितरण करना। तो देखो ये दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शाफ्ट आयरन। शाफ्ट आयरन क्या करता है, शाफ्ट आयरन क्या करता है, जो हमारा फ्लक्स होता है उसको एक समान एयर गैप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोवाइड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शाफ्ट आयरन, तो शाफ्ट आयरन का फंक्शन आपका क्या है, एयर गैप को जो है समान रूप से, जो आपका फ्लक्स है एयर गैप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। अगला क्वेश्चन दिया है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का क्या कारण है। देखो दिया है, व्हिच पैरामीटर इज द केस फॉर लोडिंग। लोडिंग के लिए क्या होता है, अब देखो ये दिया हुआ है लोडिंग का, which parameter is the case for loading effect in measuring instrument। measuring instrument मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा है। अब which parameter is यूज द फॉर लोडिंग। अब लोडिंग के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं हम, लोडिंग के लिए हम लो सेंसिटिविटी यूज करते हैं, ठीक, लोडिंग के लिए लो सेंसिटिव। अगर बोला हुआ था होता यहाँ पे पैरामीटर के साथ डिजिटल के लिखा होता, जैसे हमारे मल्टीमीटर वगैरह आते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर और ये एसी अमीटर, एसी और डीसी दोनों में होते हैं, जैसे उसी प्रकार डिजिटल एनालॉग में आते हैं। अगर यहाँ पे डिजिटल शब्द, एक क्वेश्चन और हमने पीछे बताया, अगर वहाँ पे यहाँ पे डिजिटल शब्द कर देता तो फिर पैरामीटर दूसरा हो जाता है मेजर करने का। अब देखो क्या बोला है, लोडिंग इफेक्ट का, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, लोडिंग इफेक्ट जैसे मान लीजिए आपका कोई क्या बोलते हैं लोडिंग मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है और उसकी जो सेंसिटिविटी है, उसकी सेंसिटिविटी हमेशा लो होती है, क्योंकि वो वहाँ पे मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं, मैकेनिकली होती हैं। अगर चीज़ें इलेक्ट्रिकली या डिजिटली हो तो वहाँ पर हम सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी पर विचार करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लो सेंसिटिविटी, क्योंकि चीज़ें मैकेनिकली हैं। मापक यंत्र पर लोडिंग प्रभाव का कौन सा कारण पैरामीटर है, तो उसका पैरामीटर है लो सेंसिटिविटी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यंत्र का प्रकार नाम क्या है। ये आपका जो दिया है ये पिस्टन होता है, इसे हम पिस्टन बोलते हैं, और इसमें क्या भरी होती है, गैस भरी होती है। एक दूसरे के सापेक्ष जो है, इनके सापेक्ष गति होती है इनके, और जितना ज़्यादा आपका अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, उत्पन्न होगा या जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्या, उतना ही अधिक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, किसमें, आपके पॉइंटर में, किसमें मिलेगा, आपके पॉइंटर में उतना ही अधिक डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं दिया कौन सा है, तो नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल। तो ये कौन सा है, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। आकर्षण ये दिया हुआ है अट्रैक्शन टाइप, देखो ये चल रहा प्रकार का है, ठीक,
किसका है? चल लौह प्रकार का है, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और इसमें जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग हमें फोर्स चाहिए उसके लिए हमें उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये आपका पिस्टन होता है, इसमें गैस भरी होती है, इसको कौन सा बोलेंगे? अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अट्रैक्शन टाइप, अट्रैक्शन टाइप, अट्रैक्शन MI टाइप, MI 60 में बोल देते हैं मूविंग आयरन को। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट, जो हमारा राउंड प्रति मिनट है, घूर्णन प्रति मिनट RPM बोलते हैं 60 में, राउंड प्रति मिनट या रिवोल्यूशन। देखो यहाँ पे रिवोल्यूशन लिखा है तो उसका भी वही मतलब होता है, क्या? राउंड पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट, ये दिया हुआ है। तो जो हमारी कोई भी मोटर होती है या मशीन होती है, कुछ भी होता है जिसमें पुली लगी होती है या कोई भी ऐसी रोटेटिंग डिवाइस लगी होती है जिसमें हमें उसकी जो आपकी पुली लगी होती है, जो शाफ्ट लगी होती है, उसमें अगर उसके RPM निकालने हैं, मतलब कितने RPM से घूमे, क्योंकि हर एक मशीन की अपनी रेटेड स्पीड होती है, मतलब कि उसे एक राउंड 1 मिनट में जो है 440 या 720 1440 RPM घूमने हैं। तो ये 1440 RPM घूम रही है या नो लोड पर 1440 घूम रही है, लोड लगाने पर 1420 या 1430 आ जा रही है, लेकिन रेटेड की गई है 1440 में। तो उसका पता लगाने के लिए, मतलब कितना इसमें लॉसेस हो रहे हैं या सही चल रही है, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम? टैकोमीटर का यूज करते हैं। किसका? टैकोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर का। और एनर्जी मीटर हमारा क्या नापता है? ये हमारा ऊर्जा मापता है, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी मापता है। क्या मापता है? जो कंज्यूम करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वो भी किस प्रकार का? ये इंटीग्रेटेड टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा है? इंटीग्रेटेड टाइप का है। कौन सा है? इंटीग्रेटेड टाइप का। किस श्रेणी में आता है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। एम्पियर आवर मीटर किसका होता है? किस मेजर करते हैं? इसका हम बैटरी क्या बोलते हैं, बैटरी कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके दिया है सेंटर जीरो अमीटर, सेंटर शून्य जीरो अमीटर। हाँ ठीक है, शून्य इधर हमें अमीटर के लिए होता है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर टैकोमीटर हो जाएगा, हमने चारों का बता दिया। ये कौन सा होता है? सेंटर जीरो मीटर, ये अमीटर के केस में आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें? हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट की पहचान कैसे करते हैं? देखो हमारी जो डीसी सप्लाई होती है, आप जानते हैं ना डीसी सप्लाई होती है, तो डीसी सप्लाई में क्या अरेंजमेंट रहता है? जैसे हमारे जो मूविंग आयरन होते हैं ये एसी डीसी दोनों में काम करते हैं। आप अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं, मूविंग कॉइल हमारा केवल डीसी के बारे में जानते हैं, मतलब ये एक प्रकार के यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है। कौन से हैं? यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट। अगर कह दे इनको यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट, यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि एसी डीसी दोनों में काम कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं, इनको बोलते जो है वो हमने बताया चल लौह प्रकार बोलते हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्सल बोल दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये क्या करते हैं? एसी डीसी दोनों में काम करते हैं। जब उसमें एसी डीसी दोनों का काम होता है तो उसमें पोलैरिटी मायने कहाँ रखी है? अगर कोई डीसी सब कोई हमारा जैसे मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग कॉइल हमारा क्या होता है? मूविंग कॉइल हमारा किस पे काम करता है? केवल डीसी पर। किस पे काम करता है? केवल डीसी पर। मूविंग कॉइल केवल डीसी पर काम करता है। मूविंग आयरन हमारा एसी डीसी दोनों पर काम करता है। जब इसको सप्लाई का ही फर्क नहीं है, मूविंग आयरन एसी डीसी दोनों पे काम करता है, एसी डीसी दोनों पे काम करता है। जब इसमें सप्लाई का ही फर्क नहीं है तो पोलैरिटी क्या मायने रखती है? इसमें जो है मूविंग कॉइल में आपको पोलैरिटी मायने रखती है, क्योंकि ये केवल डीसी सप्लाई पे काम करता है, दिष्ट धारा पे काम करता है। ये प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा दोनों पे काम करता है। जब दोनों पे काम करता है तो इसमें पोलैरिटी मायने कहाँ रखी? इसमें तो आपको पहचानना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अगर नहीं पहचानेंगे, आइडेंटिफाई किए बिना करेक्शन करेंगे तो डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पोलैरिटी मायने नहीं रखती, क्योंकि एसी करो चाहे डीसी करो, चाहे तो आप पूरब से जाओ चाहे पश्चिम से जाओ, आपको पहुंचना दक्षिण। अगर कोई दक्षिण दिशा में रह रहा है, पूरब से दूरी तय करोगे और उसके बाद पश्चिम से दूरी तय करोगे। अगर आपको सेंटर में रखा हुआ है तो आप चाहे पूर्व दिशा से दूरी तय करो चाहे पश्चिम दिशा से। यदि वो सेंटर में है आपको दोनों को बराबर दूरी तय करनी होगी। तो वही चीज़ बोला हुआ, पोलैरिटी मायने नहीं रखती ना, दूरी मायने रखी थी है। अगर दूरी मायने रखती है, दूरी वही चीज़ यहाँ पर मायने रखता है कि हमें जो आपका क्या बोलते हैं सिस्टम है उसको ऑपरेट करना है, चाहे एसी से ऑपरेट हो चाहे डीसी से ऑपरेट हो, तो वहाँ पर पोलैरिटी मायने नहीं रखी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नो टर्मिनल मार्किंग। उसमें कोई टर्मिनल मार्किंग नहीं होती, उसमें कोई टर्मिनल मार्किंग नहीं होती, कोई सिरा अंकर नहीं होता, आइडेंटिफाई के लिए कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि यही उसकी पहचान है। जो उसमें कोई मार्किंग नहीं होती, यही उसकी पहचान है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब देखो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हमने बताया था आपको, अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, ये आपके कौन से इंडिकेटिंग टाइप है, ये आपके इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ये कौन से है? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। कौन से है? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, सूचनात्मक प्रकारी उपकरण। उसके बाद बोला हुआ एनर्जी मीटर आपका इंटीग्रेटेड टाइप है। कौन सा है? इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद बचा आपका क्या? आपको दो जानते ही हैं, अमीटर जान गए, वोल्ट मीटर जान गए, बचा क्या आपका? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमने बताया भी है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विच इज एब्सोल्यूट मेजरमेंट, कौन सा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? यहाँ पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपका एब्सोल्यूट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। अब क्या दिया हुआ है? संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। कौन सा बल? कौन सा बल एक संकेतक हमारा कौन सा बल है? जैसे कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये उसकी स्केल है। अब ये आपका पॉइंटर 0 पे सेट है। अभी 1 2 3 4 5 ये इसकी रीडिंग दी गई है अलग अलग, ठीक है, ये रीडिंग उसकी दी गई है अलग अलग। अब देखो यहाँ से बोला हुआ है कौन सा फोर्स, कोई तो फोर्स होगा जो इसको 0 से डिफ्लेक्ट करेगा, कोई तो फोर्स होगा जो इसे 0 से डिफ्लेक्ट करेगा। तो कौन सा एक फोर्स है जो संकेतक, अब ये संकेतक उपकरण बन गया ना, ये कौन सा है? संकेतक, क्योंकि संकेतक के लिए पॉइंटर लगा हुआ है, तो कौन सा हो गया? संकेतक। संकेतक के रूप में कोई सा भी उपकरण हो सकता है, अमीटर, वोल्ट मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? देखो क्या बोला हुआ है? डिफ्लेक्ट। अब देखो यहाँ से 0 से 3 एम्पियर या 5 एम्पियर, जैसे मान लीजिए अमीटर है, तो 0 से 3 एम्पियर तक जाने के लिए यहाँ से यहाँ के बीच में डिफ्लेक्शन होगा ना, डिफ्लेक्शन होगा। तो ये डिफ्लेक्शन किसके लिए होगा? इसके लिए क्या चाहिए हमें? इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन फोर्स चाहिए ना, इसके लिए हमें डिफ्लेक्शन फोर्स चाहिए। और हमें 3 एम्पियर मेजर करना है, 3 एम्पियर ही जाए और जो है सप्लाई सोर्स हटाने के बाद वापस आ जाए। तो ऐसे सोर्स को क्या बोलेंगे? उसको हम कंट्रोलिंग बोलेंगे। कंट्रोल कर रहा है ना, कि वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ रहा है, तो क्या वो हो जाएगा कंट्रोलिंग फोर्स, वापस से अपनी जगह में लाना। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो अभी 0 से शिफ्ट हुआ है, 0 से हटा हुआ है, तो यहाँ पे कौन आपका आया? यहाँ पे आया TD। TD का मतलब होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसका भाई बोला कौन सा बल एक संकेतक को सूचक की गति पैदा करता है। सूचक आपका ये कौन सा है? ये सूचक है ना, ये सूचक है। ये क्या है? सूचक है। इसमें गति कौन पैदा कर रहा है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसमें गति कौन पैदा कर रहा है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तभी तो हमारा पॉइंटर यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, अच्छा आज तक के यही क्वेश्चन थे, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन में अगली स्लाइड के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इस क्लास से थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिल रही है तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं।